वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक के बारे में। ओके, आज हम उसके आगे की कुछ प्रोसेस को पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। हमने जितने भी सेपरेशन टेक्निक थे उन टेक्निक्स को अच्छे से समझ लिया एक एक करके, सभी टेक्निक्स जो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के मीन्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग था, वो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस मींस प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली आपको पहले भी बता चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दोनों में क्या अंतर होता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमारे नेचर में डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें सराउंडिंग में केमिस्ट्री से जोड़ती है। इट मीन्स कहीं हमें फिजिकल चेंजेस नज़र आते हैं, कहीं हमें केमिकल चेंजेस नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियों में, या फिर आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर को अगर आप फ्रीज कर दें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, उसको अगर आप मेल्ट कर दें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, और अगर उसको आप बॉयल कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर तीन रूपों में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वाटर आइस रूप में हो, वाटर के रूप में हो, या वाटर वेपर्स के रूप में हो। तीनों में इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका H2O ही होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके जो फिजिकल अपीयरेंस था उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो फिजिकल अपीयरेंस में यदि बदलाव आए और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो क्या कहलाएगी, क्या बोल सकते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज। चलिए, तो फिजिकल और केमिकल चेंज को अलग अलग कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। एक्चुअली फिजिकल चेंज में होता क्या है, जो कलर है या फिर जो उसकी हार्डनेस होती है, इसका मतलब हम कलर चेंज अगर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, अपने सेंसेस के जरिए पहचान पा रहे हैं किसी भी चेंजेस को, तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। जैसे कलर हो गया, उसमें हार्डनेस हो गई, या उसकी रिजिडिटी हो गई है, ओके, या उसकी फ्लूइडिटी हो गई, अगर वो लिक्विड है तो वो कितना फ्लो कर रहा है, या उसकी डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो चीज़ पॉसिबल है, जिसका हम जिसकी हम रीडिंग ले सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज फिजिकल चेंजेस। ओके, और इसमें एक और चीज़ हो रहा हो, इंटर कन्वर्जन ऑफ, जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ी, स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन जरूर हो रहा हो। जैसे यहाँ पे आइस से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, तो हमने यहाँ देखा फिजिकल चेंजेस में इतने चेंजेस अगर होंगे तो शायद फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे। ऐसा क्यों होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं ना वो बिना कंपोजिशन और बिना केमिकल नेचर के चेंज हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता। ओके, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता, जिस वजह से केमिकल नेचर जो होगा उसका भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर, उस सब्सटेंस का। तो इतनी बातें हम समझ में आ गई कि किस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एक फिजिकल चेंजेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे दिया है, एग्जांपल में आप किसका लिख सकते हैं, वाटर का लिख सकते हैं, मीन्स आइस, देन उसके बाद आप वाटर लिख सकते हैं, और उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, वाटर वेपर्स। ओके, अब केमिकल चेंज की बात देखते हैं। केमिकल चेंजेस में कैसे हम कह सकते हैं केमिकल चेंज है किसी चीज़ में। आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए वाटर प्लस कुकिंग ऑयल,
जब वाटर एंड कुकिंग ऑयल आप लेंगे तो वाटर कुकिंग ऑयल की दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, अलग होंगी। इसका मतलब इनका जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, इसके अलावा जो इनफ्लेमेबिलिटी है, इसकी जलने की जो टेंडेंसी होती है, इनफ्लेमेबिलिटी, इनफ्लेमेबल है या नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगी, इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ओके, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ ऑयल क्या करता है, एयर के प्रेजेंस में आते ही क्या होना चाहता है, बर्निंग प्रोसेस शो करता है, बर्न होता है। इसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तो एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम में लाया जाता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई। आप जानते हैं जैसे कोई एक कैंडल बर्न होता है, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं, यदि कहीं पे आपको बर्निंग प्रोसेस दिख रही हो, ओके, तो वो एक केमिकल चेंज कहलाएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल आपको एग्जाम्पल में आ गया, तो आप उसको किस में कैटेगराइज करेंगे, केमिकल चेंज में कैटेगराइज करेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों बर्निंग को हम कह सकते हैं केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल जो आपका प्रोपोर्शंस होते हैं उनमें बदलाव आ जाता है, ठीक है ना। और जितने भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ओके, जैसे आपने अगर A+B करके AB बनाया है, तो आपकी यहाँ पे जो A की प्रॉपर्टी पहले अलग शो करता था और B की प्रॉपर्टी जो भी अलग शो करता था, अब इन दोनों की प्रॉपर्टी जो पहले थी अब वो प्रॉपर्टी इनकी नहीं रहेगी। ये एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देंगे और इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों इंडिविजुअल एटम से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ओके, तो ऐसी जगह पर ये कौन सा बदलाव हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। और इसमें एक्चुअली बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों चीज़ों में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो आपका फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक्चुअली बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि फिजिकल ऑफ चेंज इस वजह से है क्योंकि वो स्टेट को चेंज करता है, चेंज इन स्टेट, हमेशा सॉलिड नहीं रहता। और इसके अलावा जो केमिकल चेंज की बात कहें तो बर्निंग प्रोसेस तो एक केमिकल प्रोसेस है ही है, ओके, जो बर्निंग हो रही है, क्योंकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो हम इसको केमिकल चेंज में कैटेगराइज करते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों शो करने वाला बर्निंग ऑफ कैंडल एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो इतनी बातें तो हमारी फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मैंने एक कैटेगरी बताई थी मैटर की, ओके, तो मैटर की कैटेगरी बताने के बाद उसमें आपको मैंने सब्सटेंसेस के बारे में कुछ बताया था। आज उसी का एलेबोरेशन हम यहाँ पे देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। एक्चुअली होता क्या है, प्योर सब्सटेंसेस में आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। पहला है आपका एलिमेंट एंड दूसरा है आपका कंपाउंड्स। चलिए एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं हम इसको। एलिमेंट्स होता क्या है, एक एलिमेंट एक्चुअली कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1661 में इस टर्म को यूज किया। क्या किया, यूज किया। क्या टर्म यूज किया, एलिमेंट। एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है और वो कोई भी चीज जो एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है, वो एलिमेंट कहलाएगा। और वो एलिमेंट वर्ड किसने दिया था, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने उस टर्म को यूज किया था। और लेवोजियर ने, एंटोनी वॉन लेवोजियर जो थे आपके साइंटिस्ट, केमिस्ट, एक्चुअली ये फ्रेंच केमिस्ट थे, और इन्होंने लगभग इन्होंने एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन दी थी। इन्होंने तो टर्म यूज किया था और लेवोजियर ने इस एलिमेंट टर्म को डिफाइन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटली एक कैलकुलेशन किया था, उसके बाद उसके बारे में बताया था। ओके, और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये कहा था कि एक जो एलिमेंट होता है या एक मैटर होता है, जो उस मैटर का जो बेसिक फॉर्म होता है, मीन्स जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, किसी भी मैटर का उसका जो बेसिक फॉर्म होता है उसको ना ही तोड़ा जा सकता है, नाइदर ब्रोकन
ओके, और ना ही उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर या फिर सिंपल सब्सटेंसेस। तो उन्होंने ये कहा था कि एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है, मीन्स आपके पास एक ऐसा एक एलिमेंट है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता फर्दर, और इसको और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, या इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। यदि ए को आप तोड़ेंगे तो ए को तोड़ने के बाद ये हाफ ए नहीं हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स, एटम्स जो होते हैं आपके, वो कभी हाफ में काउंट नहीं होते हैं। उनकी वैल्यू आपकी 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज होंगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पर A2 होता तो ये वैल्यू, अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करते तो शायद A प्लस A में जरूर टूटता, मीन्स इंडिविजुअल आयंस में टूट जाता जरूर। या हम कह सकते हैं अगर A और B एक एलिमेंट ऐसा, एक कंपाउंड ऐसा होता हमारे पास, मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो A और B से मिलकर बना हुआ है, उसको तोड़ने के बाद मैं A को अलग कर लूँ और B को अलग कर दूँ तो ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन वो एलिमेंट तभी कहलाएगा यदि उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी ही ना हो कि इसको और इंडिविजुअल आयंस पर तोड़ा जा सके। ठीक है ना? तो चाहे वो बी हो, चाहे वो ए एलिमेंट हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपने इस इंडिविजुअल रूप में एग्जिस्ट करता है वो उसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसीलिए इन्हीं को हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, एलिमेंट्स को। ओके, तो लेवेजियर ने भी यही कहा था कि इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ दैट मैटर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जाहिर सी बात है, और ना ही भी किया जा सकता है इसको। इन्होंने एलिमेंट एक्चुअली हमारे पीरियोडिक टेबल में कई सारे पाए जाते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स में से जो कैटेगराइज किया गया है वो है 118 एलिमेंट्स का कैटेगराइजेशन। ओके, तो 118 एलिमेंट अब तक ढूंढ लिए गए हैं, जिनमें से आपका कुछ एलिमेंट्स मेटल, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अभी जो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स होते हैं वो किस तरीके से क्या करते हैं, कैटेगराइज किए जाते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम देखेंगे। एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ शाइन करने की होती है, जिसको हम लस्ट्रस नेचर बोलते हैं, तो लस्टर होता है। इसके अलावा वो उनका जो कलर होता है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है या गोल्डन येलो कलर का होता है, इस तरीके से। ओके, ज़्यादा वेरिएशन कलर का नहीं होता है इनमें। इसके अलावा ये कंडक्टर होते हैं, किस चीज़ के, हीट के भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं कंडक्टर्स। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टाइल का मतलब जिनको वायर्स में खींचा जा सकता है। ये मैलिएबल भी होते हैं। मैलिएबल का मतलब इनको थिन शीट्स में क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा था सोनोरस के बारे में, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, रिंगिंग साउंड, सोनोरस प्रॉपर्टी इनकी होती है। मीन्स ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये सब प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, उन्हीं को हम मेटल की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपका आयरन हो गया, है ना। ये सारे एग्जांपल्स आप मेटल में कैटेगराइज कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि मेटल्स के केस में ऑलमोस्ट सभी लोग सॉलिड रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, लेकिन इनमें से एक ऐसा मेटल है जिसको हम कहते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। मरकरी एक लौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस रूप में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करता है, एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो ये तो बात थी मेटल्स के बारे में। इसी तरीके से अब नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं। एक्चुअली नॉन मेटल्स जिस तरीके से आपका मेटल्स आप प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटल जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। अब लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है और यही एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन है आपका आयोडीन का। आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल होने के बावजूद शाइनी नेचर का होता है। ओके, इसके अलावा इनका जो कलर होता है उसमें वेरिएशन होता है, तो हम कह सकते हैं वेरिएशन इन कलर। नॉन मेटल्स का जो कलर होता है वो अलग अलग शो होता है। ओके, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट कर सकते हैं तो नॉन मेटल नहीं करते। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है,
नॉन कंडक्टर्स होते हैं, और लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, मीन्स एक ऐसा नॉन मेटल जिसको हम कहते हैं कार्बन का रूप, दैट इज ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट जो होता है एक ऐसा नॉन कंडक्टर होता है, मीन्स एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इसमें से। ओके, ये कार्बन जो है ग्रेफाइट रूप, ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन का कोई एक दूसरा फिजिकल फॉर्म है। और कार्बन तो हम जानते हैं एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, तो नॉन मेटल होने के बावजूद वो क्या करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, वो भी सिर्फ किस केस में, दैट इज ग्रेफाइट। ओके, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ना ही ये डक्टाइल होते हैं, नॉट डक्टाइल, नॉट मेलिएबल। ओके, ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। इसमें एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी आपके पास, जैसे हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है, आयोडीन होता है। ओके, या कार्बन ले लो जो अभी हमने पढ़ा, और कार्बन के दो रूप होते हैं जो आपके नॉन मेटल्स कहलाते हैं, दैट इज आपका कोल हो गया, कोक हो गया, ये वाले रूप ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपके नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आसानी से आ जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि मरकरी इकलौता मेटल होता है जो लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से नॉन मेटल में भी एक ऐसा नॉन मेटल होता है, ओनली नॉन मेटल, इकलौता नॉन मेटल होता है जो क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। बताइए वो कौन सा होगा, उसका नाम है ब्रोमीन। ओके, उस एलिमेंट का नाम क्या है, ब्रोमीन, जिसको Br से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ मरकरी था Hg से इंडिकेट करते हैं। ये इकलौता मेटल है जो मीन्स ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड इट इज ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। ओके, अब ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली मेटलॉइड्स का मतलब होता है एक ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करे और साथ में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी शो करे। ऐसे प्रकार से बनने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। सो दे हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में लगभग 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। वो 7 एलिमेंट्स आप अच्छे से याद रख लें, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोरियम। ओके, तो आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट जो आपके क्या होते हैं, मेटलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब पूरे पीरियोडिक टेबल की बात अगर हम करते हैं तो उनमें से लगभग जो आपके 118 एलिमेंट्स हैं, उन 118 एलिमेंट्स में से 92 जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, वो आपके नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचर में जो पाए गए हैं। ओके, लेकिन जो रह गए एलिमेंट्स वो हैं आपके आर्टिफिशियल, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मैन मेड एलिमेंट्स। ओके, और मैक्सिमम जो आपके एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मेजॉरिटी वो कैसे होते हैं, सॉलिड रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, लेकिन कुछ एलिमेंट्स, लगभग 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके गैसेस स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करते हैं। क्या उन 2 एलिमेंट्स का नाम आप दे सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर। वो कौन सा एलिमेंट है? एक है आपका वो मेटल और एक है वो आपका नॉन मेटल। मेटल में कौन आता है बेटा आपका? मरकरी। और नॉन मेटल में कौन आता है? ब्रोमीन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बातें थी आपकी किससे रिलेटेड? एलिमेंट से रिलेटेड। एलिमेंट इसे ही कहते हैं और इससे बाहर आपका एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स एक्चुअली होते क्या है और कंपाउंड क्यों बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ। ओके, एक्चुअली कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कंपाउंड की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, उसे हमें जानना पड़ेगा। यदि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर ए एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट, और वो एक एलिमेंट ए के साथ मीन्स खुद ही के साथ क्या करता है, रिएक्ट करने की कोशिश करता है, या कंडीशन ये भी हो सकती है वो एलिमेंट दूसरा भी हो सकता है। कंडीशन यह भी हो सकती है कि वो दूसरा एलिमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो इससे बनने वाला जो भी आपका सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड कहलाएगा। इसका मतलब कंपाउंड जो होता है मिक्सचर होता है किसका? 2 or more elements when they are chemically
combine with each other in a fixed proportion. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो टर्म लास्ट में आपका फिक्स प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब तो आप ये समझ गए हैं कि एक कंपाउंड जो है दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट्स का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और उसके एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। लेकिन जो कंबाइन होते हैं तो उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। आप जानते हैं वाटर जो होता है, अगर उसका फिजिकल नेचर की बात करते हैं वाटर के, तो फिजिकल नेचर क्या है उसका, हम उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ओके, हमें कुछ बातें हैं जो कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कि ट्रांसपेरेंट है और इसमें से कोई स्मेल नहीं आती, तो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है ना, टेस्टलेस है, मीन्स ऑर्डरलेस हो गया। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकली देखें तो वो है H2। इसका मतलब यह है कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं इसमें और एक क्या है आपका ऑक्सीजन एटम है। इसी की बात कही हमने, दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम जब भी मिलेगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जब भी आपस में मिलेंगे तो एक किसका फॉर्मेशन करेंगे, वाटर का ही फॉर्मेशन करेंगे। एक्चुअली ये कोई रिएक्शन है नहीं, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वाटर का फॉर्मेशन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को एटम मिलाकर ही बन सकता है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है H2O। और H2O जो होता है आपका, ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं इनको क्या करता है, एग्जिबिट करता है। एग्जिबिट प्रॉपर्टीज पे कुछ ये प्रॉपर्टी शो दिखाए, प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो क्या ये जो वाटर है आपका इंडिया में अलग है और यूएसए में अलग है? क्या दोनों का डिफरेंट होगा? नहीं, दोनों का वाटर कैसा होगा, सेम होगा। और जो सेम होने का मतलब है कि दोनों का फॉर्मूला में H2O ही होगा। मीन्स वाटर का जो प्रोपोर्शन होगा हमेशा 2 रेशियो में होगा, ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा हमेशा 1 रेशियो में होगा। इसका मेन यह है कि 2 रेशियो 1 के प्रोपोर्शन में क्या होगा, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में वही वाटर पाया जाएगा आपका। और इसी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं वाटर एक कंपाउंड है, यह भी हम कह सकते हैं। ओके, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि पूरी क्लास है उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करके डिवाइड करते हैं। ओके, ग्रुप 1 यहाँ हो गया और ग्रुप 2 ये। ओके, अब करना क्या है, ग्रुप 1 को क्या करना है, आयरन, इन दोनों को आप क्या करें, आयरन फिलिंग दे दें लगभग 5 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा 3 ग्राम इसमें आप क्या मिला दें, सल्फर पाउडर। तो हम एक क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड किया और दोनों ग्रुप को आपने 5 ग्राम आयरन फिलिंग दी और 3 ग्राम सल्फर पाउडर दिया। और ग्रुप 1 को आपने बोला इसको मिक्स कीजिए और क्रश कीजिए अच्छे से दोनों को। ओके, और ग्रुप 2 को आपने बोला आप भी इसको मिक्स कीजिए, क्रश कीजिए, लेकिन आप एडिशनल क्या कीजिए, इसको हीट कीजिए। और हीट कीजिए कहाँ तक, रेड हॉट होने तक इसको हीट कीजिए। जब ये रेड हॉट हो जाए तो इसके बाद थोड़ी समय बाद इसको क्या कर दे, कूल डाउन कर दे। ओके, तो दो ग्रुप को अलग अलग एक्टिविटी करनी है। एक को मिक्स एंड क्रश करना है, इसको मिक्स करने के बाद, क्रश करने के बाद हीट करना है। हीट तब तक करना है जब तक वो पूरा रेड हॉट ना हो जाए। उसके बाद उसको थोड़े समय के लिए कूल डाउन करने के लिए छोड़ देना है। ओके, चाइना डिश में। तो उसके बाद क्या करना है, आप क्या करें, इसके मिक्सचर के पास आप मैग्नेट ले आए, ब्रिंक मैग्नेट। ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, इसके प्रोडक्ट में आप मैग्नेट करीब लाइए और इसका जो भी प्रोडक्ट आपको बनेगा, इसके प्रोडक्ट के पास भी आप क्या लाइए, मैग्नेट लाने की कोशिश कीजिए। अब इन दोनों की क्या प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब दोनों प्रोडक्ट जो बने हैं आपके ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के, दोनों के प्रोडक्ट को आप कोरिलेट कीजिए और देखिए
उनका कलर, उनका टेक्सचर कैसा है, उनका जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, ओके, कंपेयर कीजिए दोनों के। उसके बाद आप क्या कीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना। मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको दो हिस्सों में बांटिए। जैसे आपके पास क्या था, आपके पास बीकर था, ये टेस्ट ट्यूब था, और इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट था आपका। इस प्रोडक्ट को आपने दो हिस्सों में बांटा, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से में आपने क्या कर दिया, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, उसको फिल्टर कर दिया। तो CS2 डालने के बाद आपने क्या किया, इसको मीन्स इस प्रोडक्ट में आपने CS2 मिलाया, और उसके बाद उसको स्टिर किया, और उसके बाद आपने क्या किया, स्टिर करने के बाद फिल्टर कर दिया, ओके। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है आपको, इसमें आपको H2SO4 ऐड करना है, डाइल्यूट H2SO4। अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 नहीं है तो डाइल्यूट HCl भी ऐड कर सकते हैं, तो और लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब दूसरे पार्ट में जब आप इस प्रोडक्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे, ओके, तो आपको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। उसके बाद आपको पता करना है कि इन सबको ऐड करने से क्या बदलाव आने वाला है। आपने मिक्सचर के साथ तो ये प्रोसेस किया, लेकिन आप इंडिविजुअली आयरन और सल्फर पाउडर को लेकर इंडिविजुअली ये सारे स्टेप्स दोबारा से करें। जब आप ये सारे स्टेप दोबारा करेंगे इस एक्टिविटी में, तो आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। अब वो ऑब्जर्वेशन आपका क्या होगा, उसको आप समझिए। आपका ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए, क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ओके, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि कौन सा जो ग्रुप है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, इसका मतलब विच ग्रुप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिस ग्रुप ने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट में जब हम मैग्नेट पास ले गए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस प्रोडक्ट, किस ग्रुप के प्रोडक्ट के साथ आपको दिखी, आपको ये नोटिस करना है। तीसरा आपको करना है कि जो आपका मटेरियल मिला है, जो आपको, ठीक है ना, जो आपको मिला हुआ मटेरियल है, ऑब्टेन्ड मटेरियल है, इसमें से क्या आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट पॉसिबल है या नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। चौथा आपको जो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है वही देखना है कि क्या दोनों के दोनों सॉल्यूशन में ए और बी, मतलब आपके पास दो पार्ट था, ए पार्ट बी पार्ट, आपने CS2 ऐड किया, आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को दिया था ये, ओके, और उन्होंने ये सारी एक्टिविटी की, क्या दोनों के एक्टिविटी में आपको गैस का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया, ठीक है। अब पांचवी एक्टिविटी आपको देखनी है, क्या ये जो गैसेस हैं वो, मतलब उन दोनों की जो स्मेल है क्या वो सेम है या डिफरेंट है। इतनी एक्टिविटी करने के बाद आप एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे, ओके। तो कंक्लूजन है क्या, उसको देखते हैं। देखिए, जो ग्रुप 1 था आपका और आपका जो ग्रुप 2 था, दोनों को अलग अलग एक्टिविटी देने को कहा, और दोनों को जब एक्टिविटी की गई तो हमें क्या पता चला कि ये जो सॉल्यूशन था, आपका जो प्रोडक्ट था वो कलरलेस था, ठीक है, ऊपर से वो कैसा था, ऑर्डरलेस था। एक्चुअली यहाँ पे जो गैस फॉर्म हुई थी वो हुई थी आपकी हाइड्रोजन गैस, ओके। कौन सी गैस हुई थी, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी गैस फॉर्म हुई थी और इस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और कंबस्टिबल होती है, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो आपकी कलरलेस होती है, लेकिन जो इसकी स्मेल होती है वो आपके रोटन एग की जैसी होती है। रोटन मतलब सड़ा हुआ, ओके। तो रोटन एग की जैसे इसकी स्मेल होती है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, दोनों का प्रोडक्ट कैसा होता है, डिफरेंट होता है,
प्रोडक्ट डिफरेंट, इसका भी प्रोडक्ट कैसा होता है, डिफरेंट होता है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब आप देखिए इसमें क्या है, ग्रुप वन ने जो एक्टिविटी की थी, उन्होंने उस रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की थी। ओके, तो इसमें हुआ क्या, जैसे आयरन प्लस सल्फर की बात करते हैं, इन्होंने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। ओके, ये जो मिक्सचर होगा, इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो तो सेम होगा, मीन्स आयरन और सल्फर जितने यहाँ हैं उतने यहाँ भी होंगे, उनका प्रोपोर्शन सेम होगा। लेकिन साथ में ये जो भी बनेगा आपका, वो इसके साथ क्या होगा, इसका प्रोपोर्शन सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है, तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती हैं। इसका प्रोपोर्शन कैसा होगा, डिफरेंट प्रोपोर्शंस होंगे। जब प्रोपोर्शन डिफरेंट होंगे तो इनका कंपोजिशन इसका अंदर कैसा होगा, सेम होगा। सेम कंपोजिशन होगा तो इसका मतलब इनका जो टेक्सचर होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। सेम टेक्सचर होगा, और सेम टेक्सचर होगा तो इसका मतलब उनका कलर भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बात जब ऐसी होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज नहीं हुई है, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बदलाव आपका ग्रुप टू में वो ये आया है कि उनमें चेंजेस आए हैं कई, और जहाँ चेंजेस आते हैं वो भी खासकर आपके टेक्सचर या कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि जो ग्रुप टू ने एक्टिविटी की थी उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो बनी थी, उसकी वजह से जो बदलाव आ रहा था इस पूरे सॉल्यूशन में वो ये था कि उनका प्रोपोर्शन चेंज हो गया, साथ में उनका जो कंपोजिशन था वो बदलाव हो गया, और जिसकी वजह से कलर जैसा पहले था अब वो कलर नहीं रहा, मीन्स टेक्सचर। लेकिन सभी पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में आपके पास अगर ये बीकर है तो इस कंपार्टमेंट में यदि यहाँ तक आपका प्रोडक्ट बना है तो इस प्रोडक्ट की जो टेक्सचर होंगे, मीन्स उनका जो सेम उनका जो इंटेंसिटी होगी कलर की वो सेम होगी। ओके, तो इसमें कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है कंपाउंड कहलाता है। आई होप कि आपको एलिमेंट कंपाउंड के बारे में ठीक से समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। यदि आपकी कोई क्वारीज हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।